मैंने धर्मशाला में कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और फैसला मेरे हक में हुआ। श्री राम फाइनेंस वालों ने इस केस की अपील शिमला कर दी। शिमला भी मेरे ही पक्ष में फैसला हुआ। एक जज साहब बोलता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आपको ना गाड़ी चलाने की परमिशन दे सकते हैं, ना एनओसी दिला सकते हैं। मैंने गाड़ी खरीदने के बाद 2.5-3 लाख का काम कराया, आज 10 साल से गाड़ी खड़ी है। शर्म आना चाहिए इन जजों को, शर्म आना चाहिए सरकार को। आप परमिशन कैसे दे देते हैं? नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ऑक्शन मिली गाड़ी, फंस गया ड्राइवर। 16 साल से खड़ी गाड़ी बनी कबाड़, नहीं मिला इंसाफ। अब नीलामी में गाड़ी बिक रही है तो गाड़ी खरीद ली गई, पर फिर ड्राइवर ऐसा फंसा कि जब से गाड़ी ली तब से गाड़ी खड़ी है। 16 साल हो गए पर ड्राइवर के हाथ एनओसी नहीं आई। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजिए 90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है जो सोचता है कि आगे रोजगार बढ़े, इसलिए उसने श्री राम फाइनेंस से एक ट्रक खरीदा। ट्रक ओनर का नाम है PR चंद, जो हिमाचल के रहने वाले हैं। श्री राम फाइनेंस से ऑक्शन में ट्रक खरीदा गया। 2,22,760 में डील हुई, जो कि बाय चेक पैसे दिए गए। जब डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी मालिक RTO नूरपुर हिमाचल गया तो पता चला कि टैक्स पेनल्टी लगी हुई है। 4,12,103 रुपए पेनल्टी है, जिसके बाद गाड़ी मालिक के तो होश फाख्ता हो गए। अब गाड़ी मालिक को एनओसी भी नहीं दे रही, जिसके बाद गाड़ी ओनर ने धर्मशाला कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। कंपनी के खिलाफ ये केस किया गया। फैसला गाड़ी ओनर के हक में आया, लेकिन इस फैसले को ना मानते हुए फाइनेंस कंपनी ने स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, यानी कि शिमला में केस किया गया। तो फैसला फिर ड्राइवर के ही हक में आया, लेकिन ड्राइवर के हक में फैसला आने से क्या हुआ? न्याय तो उसे मिला नहीं। जी हाँ, गाड़ी मालिक का कहना है कि इसके बाद भी उसे कोई एनओसी नहीं मिली है, बल्कि सिर्फ उसके जीवन में मुश्किलें बढ़ी हैं। उसका सिविल खराब हो गया, उसके बच्चों को लोन नहीं मिल रहा, परिवार हरास हो रहा है। गाड़ी को 16 साल हो गए हैं, जो कि कबाड़ की हालत में खड़ी है। मैंने 19/11/2015 में श्री राम फाइनेंस कंपनी से 10 टैरी गाड़ी खरीदी। मैंने पूरा चेक पेमेंट किया। मुझे श्री राम कंपनी वालों ने आज तक एनओसी नहीं दी। मैंने धर्मशाला में कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और फैसला मेरे हक में हुआ, क्योंकि मैंने दुकान से सामान नकद लिया और मुझे बिल चाहिए था, मुझे एनओसी चाहिए थी, वो आज तक नहीं दी। श्री राम फाइनेंस वालों ने इस केस की अपील शिमला कर दी। शिमला भी मेरे ही पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन उस फैसले का कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने नकद सामान लिया तो मुझे पक्का बिल हो या एनओसी हो, क्यों समय पर नहीं दी? और श्री राम कंपनी वालों ने जिस आदमी को पहले गाड़ी बेची उसका उन्होंने आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, होम एड्रेस लिया, घर जाके उनका घर देखा, फिर उन्होंने लाखों का उसको लोन दिया, फिर उन्होंने उसको लाखों की गाड़ी दी। बड़े दुख की बात है कि हमारे को भारत देश की न्यायपालिका से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा और ये पब्लिक हरासमेंट हो रही है। एक जज साहब बोलता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आपको ना गाड़ी चलाने की परमिशन दे सकते हैं, ना एनओसी दिला सकते हैं, और बोलते हैं इस नाम का आदमी वहाँ पर है नहीं। खुलेआम चोरी, खुलेआम हेराफेरी एक जज, एक पुलिस के SP DSP करते हैं। तो मैंने जज साहब को बोला, साहब जी, क्या मैं इस नाम का आदमी अब पैदा करूं? क्या न्यायपालिका और फाइनेंस कंपनियां पखंड करती हैं? इन्होंने कैसे गाड़ी दे दी उसको? अब मैं बाकी किसी को नहीं जानता। मेरे को गाड़ी ऑक्शन किया श्री राम वालों ने, मेरे को एनओसी वो देगी और मैं उनको पूछूंगा, मैं उनके ऊपर केस करूंगा। तो हमारे न्यायपालिका के जज साहब बोलते हैं ये 5 जगह गाड़ी बिक के आई है। उन्होंने कहा लिखा है टोकन में कि ये 5 जगह बिक के आई है गाड़ी और इसका कोई टैक्स क्लियर नहीं है। ये क्या करते हैं, क्वार्टरली टैक्स दे दिया और गाड़ी पास करा ली और साल भर चलाते रहे। ये कंदरौली टैक्स दफ्तर में गाड़ी एंट्री ही नहीं है। मेरा 10 साल का पार्किंग पैसा लगा। मैंने गाड़ी खरीदने के बाद चलाने के लिए खरीदी गई। मैंने इसके बाद 2.5-3 लाख का काम कराया, पूरा कैबन नया रखाया, पूरा इंजन का काम कराया, पूरी गाड़ी की बॉडी बनवाई। आज 10 साल से गाड़ी खड़ी है। उससे मुझे क्या नुकसान हुआ? मेरा कोर्ट का सिविल खराब हुआ, जिससे मेरी किस्तें नहीं दी गई, मेरे ऊपर ब्याज लगता गया और मैंने जो कमाना था उसे भी हरासमेंट हुई, मेरा परिवार पूरा हरासमेंट हुआ और मेरे बच्चों को एजुकेशन लोन नहीं दिया गया क्योंकि मेरा सिविल खराब हो गया।
हम सब एक न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। एक जज साहब रिश्वत लेके, एक सरकार रिश्वत लेके बोलती है कि इस नाम का आदमी ही नहीं। अरे सर माना चाहिए इन जजों को, सर माना चाहिए सरकार को। आप परमिशन कैसे दे देते हैं इनको? साहब जी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरे बच्चों को एजुकेशन लोन नहीं दे रहे, मेरा बैंक का सिविल खराब हुआ, मैंने गाड़ी का काम कराया, उस पैसे का ब्याज जा रहा है, मैंने गाड़ी नकद ली, उस पैसे का ब्याज जा रहा, और मेरा नेशनल परमिट की परमिशन जो 10 साल चलनी थी वो पीरियड निकल गया। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे जितना साल नेशनल परमिट की परमिशन टाइम पीरियड निकल गया उतना मुझे नेशनल परमिट का परमिशन दिलाया जाए और मेरे पैसे का ब्याज दिलाया जाए और मेरे कोर्ट की हरासमेंट का इतना पैसा अगर हमने सरकार को कुछ देना होता है तो कुर्की करती है, 10 गुना लेती है, और हमने अगर सरकार से या किसी कंपनी से लेना है, किसी बैंक से लेना है तो हमारे को 0 के मुताबिक दिलाया जाता है। गाड़ी मालिक ने गाड़ी पर बाद में पैसा लगाया। उसने अलग से 2.5 लाख रुपए का काम जो है वो गाड़ी में करवाया। गाड़ी मालिक ने खर्चा किया, इतने सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है, वो अलग। आरटीओ के लेटर में आप पढ़ेंगे कि साफ लिखा है कि इसके अतिरिक्त जुर्माना राशि अधो हस्ताक्षरी द्वारा एनओसी जारी करने के समय लगाई जाती है। इस राशि की गणना 15 फरवरी 2024 को की गई है। तिथि बढ़ने के साथ साथ ब्याज की राशि भी बढ़ती जाएगी, यानी कि इस पर जो टैक्स है वो लगातार बढ़ता जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में इस वक्त ड्राइवर है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गाड़ी जो है 5 बार बिक चुकी है, यानी कि 5 ओनर्स इसके हैं। ये 5वां ओनर है जिसके पास इस वक्त ये गाड़ी है और जो परेशानियों से जूझ रहा है। तो ये फाइनेंस कंपनी का काम है कि पुराने गाड़ी मालिकों को ढूंढे और उनसे टैक्स पे करवाए। इसमें इस गाड़ी मालिक की क्या गलती है? साथ ही गाड़ी मालिक ने ये भी कहा कि मुझे पहले नहीं बताया गया कि ये गाड़ी कितनी बार बिक चुकी है और कितनी बार नहीं, तो आखिर मैं गाड़ी का टैक्स पे क्यों करूं? साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन के इस लेटर में भी ये लिखा गया है कि इस गाड़ी की जो टैक्सेस हैं वो तब से गाड़ी मालिक भरेगा जब से उसे गाड़ी इशू की गई है। तो आखिर फिर भी इस ड्राइवर के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों ड्राइवर को इतना हरास किया जा रहा है? क्या इस देश में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है? अगर फैसला गाड़ी मालिक के हक में भी आ गया तो भी गाड़ी मालिक को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? आपका इस पर क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।